तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 12 फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक बहुत अच्छा टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि यदि एक चार्ज अलग अलग कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फिर क्या उसका मोशन होता है, रेडियस क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि अगर चार्ज हमारा किसी एंगल पर दैट मींस इंक्लाइंड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो फिर क्या कंडीशन बनेगी। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो फिर क्या कंडीशन बनेगी। इसको हम वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। शानदार कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल कमेंट करके बताइए कैसे हो आप। सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना तरीके से? तो भाई कमेंट करके आपको पहली चीज बतानी है कि कैसे हो आप। दूसरी चीज आपको बतानी है कि आज की इस वीडियो का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो दैट ये आपका जो कमेंट है, आपका कमेंट जो है बाकी स्टूडेंट के लिए रिव्यू बन जाएगा। जब दूसरे स्टूडेंट आएंगे आपके कमेंट को पढ़ेंगे, आप पर विश्वास करेंगे और तभी आगे वीडियो में बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आपको कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट आपका कमेंट दूसरे स्टूडेंट्स के लिए रिव्यू बने। भाई स्टार्टिंग करेंगे वहां से जहां से आप कुछ चीजों को पढ़ चुके हो। ठीक है ना? मैंने कहा जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो काफी केसेस ऐसे भी होते हैं जब किसी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता। पहली चीज मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा वो कैसे पता करेंगे भाई, QVB sin थीटा से। ठीक है ना? हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और चार्ज भी इसी डायरेक्शन में अगर मोशन करता है, दैट मींस चार्ज का जो मोशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो फिर थीटा कितना होता है? थीटा होता है आपका 0 डिग्री। तो फोर्स इज इक्वल टू QVB sin 0। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 0। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मोशन करता है, तो उस चार्ज पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगता। ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे मोशन ऑफ चार्ज विल बी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड चार्ज विल रिमेन इन मोशन विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय एनी फोर्स। ठीक है? तो ये तो आपका पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या हो जाए कि अगर जो है इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और वेलोसिटी जो है चार्ज की इस साइड हो जाए, दैट मींस 180 डिग्री पर हो जाए। कितने पर हो जाए? 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये कौन सा केस है? ये है आपका एंटी पैरेलल केस। एंटी पैरेलल कुछ स्टूडेंट तो ये चीज पढ़ चुके होंगे, पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था, फिर भी 5-7 मिनट सुन लो भाई। ठीक है ना? चलिए सेकंड वाले केस में हम क्या लिखेंगे? ये आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आपका चार्ज 180 डिग्री पे जाएगा तब भी जो है इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना? बिकॉज sin 180 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है भाई? 0। तो ये फोर्स हो जाएगा आपका 0। तो चार्ज कैसे जाएगा भाई? चार्ज विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। अच्छा, चौथा केस ये है कि अगर हमारा चार्ज मोशन कर ही नहीं रहा है तो फिर क्या कंडीशन बनती है? तो V की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के कारण बनती है और मूविंग चार्ज के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के कारण बनती है और सिर्फ मूविंग चार्ज पर ही अपना फोर्स लगाती है। नेचर में सिमेट्री है भाई। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं और मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। ठीक है ना? चलिए तो भाई थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट में अब हमें क्या करना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो आप यहां पे लिखें इफ motion of charge is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर इस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना?
अगर जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस क्या, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? तो ड्रॉ करने का सिंपल सा एक तरीका है, हमने लिखा दिया क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है भाई? क्रॉस मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड, ठीक है। तो हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाया। इसके बाद हमने कहा कि अगर कोई चार्ज मोशन करते हुए कहां चला जाए, मतलब ऊपर की साइड जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर की साइड और चार्ज मोशन करते हुए जाए ऊपर की साइड, एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा 90 डिग्री। चलिए, तो ये चार्ज, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री पर, तो फिर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा देती है। समझ गए? पैरेलल एंटी पैरेलल के अलावा किसी भी एंगल पर अगर चार्ज मोशन करेगा तो उसको जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुमा देगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड, चार्ज का मोशन हो रहा है इस साइड, और थंब बता रहा है हमें डायरेक्शन ये वाली। समझ गए? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा सबने। तो देखो, यहां से ये चार्ज अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद ये चार्ज अपना मोशन कंप्लीट करेगा। समझ गए बात को? मतलब इस चार्ज का जो मोशन हुआ, देखो ये चार्ज गया, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर। वेलोसिटी कहां है? ऊपर। ये वेलोसिटी वाली फिंगर, ये देखो थंब क्या बता रहा है? फोर्स। तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, तो ये चार्ज का मोशन कहां हो जाएगा? चार्ज का मोशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दैट मींस ये कैसे घूमेगा? ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एरो समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब यहां पर ये तो हमने पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था ना कि चार्ज का मोशन ऐसे होगा। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि जब ये चार्ज इस तरह से, ये चार्ज इस तरह सर्कुलर मोशन करेगा, तो फिर इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, दैट मींस एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा और एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, ये सारी चीजें हमें पता करनी है। तो सिंपल सी बात है ना। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये चार्ज अगर सर्कुलर मोशन कर पाया, ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन कर पाया, तो फिर ये सर्कुलर मोशन क्यों कर पाया होगा? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। बताओ मुझे, ये चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर पाया तो क्यों कर पाया? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। समझ गए? तो अच्छा ये बताओ, तो जब भी किसी चार्ज पर, अच्छा ये चार्ज लगा रहा है इस पे मैग्नेटिक फोर्स, तो मैं लिख दिया FB। मैग्नेटिक फोर्स ने इसको घुमा दिया, है ना, घुमा दिया, मतलब क्या हो गया? इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगा। समझ गए? क्या लग रहा है इस पे अब? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स ने क्या लगा दिया इसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो इसका मतलब है उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कौन लगाएगा भाई? कोई तो लगाने वाला होगा ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने लगाया? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया मैग्नेटिक फोर्स ने, ठीक है ना। समझ गए? मतलब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया। समझ गए? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई लगाने वाला चाहिए। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स के कारण से क्या बन रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे कितना लगेगा? बोला QVB, ठीक है, साइन थीटा, QVB साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा होता है mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। लेट्स से दिस इज द रेडियस ऑफ दिस पाथ। क्लियर है? नाउ जरा सोचने की कोशिश करो, ये v से ये v कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अगर परपेंडिकुलर, हमने कौन सा केस लिया? थीटा इज इक्वल 90 डिग्री वाला, तो आपका ये सिंपल QB हो जाएगा। या फिर मैं डायरेक्ट यहां पे कैंसिल ना करूं, तो देखो अगले स्टेप में कैंसिल कर देंगे, इसको कोई इशू नहीं है। यहां पे हमारा QVB, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, तो आपका ये कितना हो जाएगा? QVB, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, mv² अपॉन r, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, mv² अपॉन r, b से v कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमें रेडियस पता पड़ जाएगी, r को हमने किया इस साइड, और आपका जो है mv अपॉन QB, mv अपॉन QB, ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गई हमारे पास रेडियस, अब यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं, जरा इसको सुनो। रेडियस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। यहां पे अगर आप देख पाओ तो आप एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, आप एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं भाई? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज और मास का रेशो।
किसका रेशो? चार्ज एंड मास का रेशो, है ना। तो Q अपॉन M क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या बताओ? देखो इस डेरिवेशन में ये सारी चीजें नहीं लिखनी, मैं आपसे नॉर्मली कहता हूं कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो कैसे बताएंगे भाई? तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, 19 कूलाम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ क्या हो गया? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं आपसे स्पेसिफिक, अब यहां से हम कुछ रिजल्ट निकालने वाले हैं। सिमिलरली मैं आपसे कहता हूं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताओ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना लिखेंगे भाई? देखो यहां पे 1 चार्ज अपॉन मास, तो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, अपॉन इसका प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों की वैल्यूज निकालें तो हमें देखने को मिलती है कि इसकी जो स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू आती है वो होती है आपकी 1.75 इंटू 10⁻, नोट कर लो, 1.75 10⁻11 कूलाम पर केजी। इसके बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी, ठीक है ना। तो ये देखो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ भाई? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 10⁻11, ठीक है, ये वैल्यू भी है। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ? 9.5 10⁻7। तो बताओ स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा? तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, है ना, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज्यादा। अब देखो यहां पर देखो स्पेसिफिक चार्ज का और रेडियस का रिलेशन क्या है। तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो रेडियस, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन M, ये क्या लिखा है? M अपॉन Q। तो आप क्या बोलोगे? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को भेजा, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, तो उसकी जो रेडियस होगी, है ना, देखो इसकी जो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को भेजा तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कम। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस छोटी होगी। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को भेज दिया तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस मान लो अगर ये हुई, और अगर मैंने प्रोटॉन को भेजा तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कम है ना, तो इसकी रेडियस इलेक्ट्रॉन से बड़ी होगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, बात आपको समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? कि इस रिलेशन से हम पता कर सकते हैं कि रेडियस और स्पेसिफिक चार्ज का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस छोटी, जबकि उसी मैग्नेटिक फील्ड में उसी वेलोसिटी के साथ हम दूसरे पार्टिकल को अगर हमने भेजा और उसका स्पेसिफिक चार्ज कम है तो उसकी रेडियस पहले वाले कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैंने जो है ना सेम कंडीशन में, अंडर ऑल सिमिलर कंडीशन, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को भेजा तो उसकी रेडियस छोटी होगी, और अगर मैंने प्रोटॉन को भेजा तो उसकी रेडियस बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। बात आपको समझ में आ गई? रीजन आपको पता पड़ गया? चलिए भाई, बहुत शानदार बात है। इसके बाद तो आप सारी चीजें कर सकते हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया रेडियस छोटी हो जाएगी, वेलोसिटी को बढ़ा दिया रेडियस बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फास्ट इसको नोट करो। इसके बाद हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लिया स्क्रीनशॉट? बोला सर जल्दी नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, बस ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। ये डायग्राम बना लेना। इसके नीचे करते हैं हम कुछ और बातें, ठीक है ना। टेंशन मत लेना किसी भी तरह की, सारी चीजें कराएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह की भी टेंशन मत लेना किसी टाइप की, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो बस, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताना है ताकि आपके जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से और टेंशन फ्री होकर वीडियो में आगे बढ़ सकें। तो रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला mv अपॉन
क्या करें अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिंपल सा एक काम करना है कि रेडियस हमने निकाल दी, अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम पीरियड हम निकालेंगे। टाइम पीरियड हम समझते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल हमारा जो है अगर मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो एक साइकिल कितने टाइम में पूरी कर लेगा, वही होता है टाइम पीरियड। दैट मींस टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड टाइम है एक साइकिल को पूरा करने का, ठीक है ना। चलिए तो मान लो कोई पार्टिकल हमारा इस तरह से घूम रहा है, तो कितना टाइम इसको लगेगा, सिंपल सी बात। चलिए तो टाइम पीरियड का, या फिर मैं ऐसा बोलूं आपसे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल यहां से वापस से यहीं पे आ जाएगा तो इसका एक साइकिल पूरी हो जाएगी, और हम समझते हैं कि डिस्टेंस कितनी होती है एक सर्कल की, 2πr अपॉन स्पीड क्या है, लीनियर जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, v। चलिए भाई हमने कंसीडर किया कि टाइम इज इक्वल टू 2πr अपॉन b। अगर मैं यहां से टाइम का जो फॉर्मूला बनाता हूं तो 2π r की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, mv अपॉन qb, mv अपॉन qb अपॉन में, देखो r की जगह में पुट कर दिया mv अपॉन qb, अपॉन में क्या है b, ठीक है। तो इस v से इस v, ये वाला जो v है इस v को कैंसिल कर देगा, तो टाइम का जो फॉर्मूला बचेगा वो कितना हो जाएगा, 2πm अपॉन qb, 2πm अपॉन qb। यहां से एक चीज और निकालो, यहां से हमें एक रिलेशन और समझ में आता है। बोला सर स्पेसिफिक चार्ज वाला, नहीं, यहां से हमें एक रिलेशन और समझ में आता है कि जो टाइम पीरियड है वो रेडियस पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है ना, टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसकी रेडियस बड़ी है और दूसरा चार्ज है उसकी रेडियस छोटी है, तो क्या दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, दोनों सेम टाइम में एक चक्कर पूरा कर लेंगे, है ना। तो कर लेंगे, बताते हैं क्यों। देखो तो आपको यहां पर पहली चीज ये लिखना है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल या टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल in magnetic field is independent of radius, is independent की स्पेलिंग क्या होती है भाई, is independent of radius, ठीक है ना। नाउ अब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा जरूरी रिलेशन क्या, कि टाइम पीरियड जो है रेडियस पर इंडिपेंडेंट है। ये चीज कैसे क्लियर होगी, तो देखो ये चीज कैसे पॉसिबल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है ऐसा कि जैसे मान लो कि एक पार्टिकल मेरे पास ये है जो बड़ा चक्कर लगा रहा है और एक पार्टिकल ऐसा है जो छोटा चक्कर लगा रहा है। अब इन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम क्यों है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कोई पार्टिकल अगर बड़ी रेडियस वाला चक्कर लगाता है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाती है और ज्यादा फोर्स लगा के उसको ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगी, सो दैट वो क्या करता है उतने ही टाइम में अपना रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल छोटी रेडियस वाला है ना, कोई पार्टिकल छोटी रेडियस में चक्कर लगा रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उस पर कम फोर्स लगाती है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि सभी पार्टिकल्स मतलब हम ऐसा बोलें कि अगर कोई जो है ना कोई पार्टिकल बड़ा चक्कर लगा रहा है, कोई छोटा चक्कर लगा रहा है, तो उससे जो है ना टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का जो टाइम पीरियड होगा अंडर सिमिलर कंडीशन वो सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हम पता करते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितने टाइम पीरियड पूरे कर लेगा, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा, तो दिस इज 1/t, है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, दैट मींस टाइम पीरियड का ऑपोजिट। तो टाइम पीरियड हमने क्या निकाल दिया 2πm/qb, तो यहां से क्या उल्टा हो जाएगा, qb 1/t है ना, टाइम पीरियड का उल्टा, तो qb/2πm, qb/2πm ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और याद रखना दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आपको समझ में आएगा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जब हम साइक्लोट्रॉन को पढ़ेंगे, क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है भाई। चलिए तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ। अब हम एक केस कंसीडर करने वाले हैं, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम एक केस कंसीडर करने वाले हैं जब हम चार्ज को इंक्लाइंड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी है ना, फैन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ी सी हवा खाता हूं और फिर आपके पास वापस आता हूं। आप भी चाहो तो ब्रेक ले लो आराम से, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बोला सर लिंक बिगड़ जाएगी, कोई लिंक नहीं बिगड़ेगी। देखो हम आपके सामने बस 10 सेकंड में
5 सेकंड में, 2 सेकंड में वापस आते हैं। हटा दें इसको, हटा दें, चलिए भाई, चलो कोई हवा नहीं, बाद में देखते हैं, ठीक है ना। यहां पे ध्यान से देखो, आप केस लिखो, केस कंसीडर करते हैं भाई, तो आप यहां पे सेकंड केस कंसीडर कर लो। यहां पे लिखो मोशन ऑफ चार्ज इन या फिर ऐसे बोले, आप यहां से ऐसे लिखो, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा इस तरह से। नया केस लिखो, व्हेन चार्ज एंटर्स at an angle theta in magnetic field मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए अगर चार्ज एंटर करेगा तब क्या सिचुएशन बनेगी, इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस में से कंसीडर किया जाएगा। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें समझनी है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने माना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, हमने माना कि ये रही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये हो गया बी। क्लियर है इतनी बात। नाउ मैंने कहा कि यहां पर ये हो गई आपकी जो है ना वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है, बस हमें इस पे ध्यान देना है ना। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये देखो यहां पर जो है ना बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में हो गई। ये देखो, ये हमारी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में हो गई। मान लिया कि कोई भी चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, अब चार्ज एंटर करेगा अगर ऐसे तो 90 डिग्री हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल। बात समझ पा रहे हो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक है ना। और चार्ज एंटर करे ऐसे, क्लियर है इतनी बात। तो क्या बोलोगे, ठीक है ना। देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और चार्ज एंटर करे ऐसे, कुछ एंगल थीटा बनाते हुए, ठीक। तो हम देखेंगे कि क्या केस बनने वाला है। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि लेट्स से जो जैसे मान लो कि कोई भी जो चार्ज है उसने किस तरह से एंटर किया, बोला इस तरह से। ये रही चार्ज की वेलोसिटी, ये रहा एंगल आपका थीटा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहां पर ये चार्ज मान लो इस तरह से, अगर मान लो चार्ज 90 डिग्री पे जाता, अगर चार्ज 90 डिग्री पे जाता तो मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे ऐसे यहीं पे घुमाती रहती, ठीक है। लेकिन अब ये चार्ज गया है मतलब एंगल बनाते हुए। चार्ज कैसे गया है, मतलब थीटा एंगल बनाते हुए। तो हमें करना पड़ेगा, हमें इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे चार्ज के पास दो टाइप की वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। देखो ध्यान से, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये रही वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये बना रही है एंगल थीटा। हम क्या करेंगे, हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देंगे, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसको आगे बढ़ा रहा होगा, देखो वेलोसिटी ऐसे है तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसको आगे बढ़ा रहा है और एक कंपोनेंट ऊपर ले जा रहा है। तो रिजल्टेंट कहां मिला, बीच में। एक कंपोनेंट आगे एक कंपोनेंट ऊपर, तो वेलोसिटी को रिजल्टेंट मिला बीच में। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है वो वाला कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा। और ये जो बी कॉस थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, तो मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया, बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक कंपोनेंट होगा इसका ऊपर की साइड, मतलब एक कंपोनेंट इसको आगे बढ़ा रहा है और एक कंपोनेंट ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, v परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है या नहीं, बोलो है ना, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, v cos थीटा भी लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये बताओ क्या इस v cos थीटा जो कि पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसके कारण कोई फोर्स लगेगा इस पे, नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पैरेलल और एंटी के पैरेलल कंपोनेंट पे फोर्स नहीं लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाती है, जो कि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर पे लगाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि v cos थीटा पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और v sin थीटा के कारण इसको सर्कुलर मोशन मिलेगा, ठीक है। v cos थीटा पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं लगा इस पर, v sin थीटा परपेंडिकुलर है और अगर कोई वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमाने की कोशिश करती है।
समझ गए? तो देखो हमें यहां पे देखने को मिलेगा कि b sin थीटा के कारण ये ऊपर को जा रहा है, सर्कुलर मोशन करने की कोशिश कर रहा है, और b cos थीटा के कारण ये आगे बढ़ रहा है। b cos थीटा तो आगे बढ़ाएगा ना इसको, तो हमें एज ए रिजल्टेंट जो मोशन देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का मोशन होगा। मतलब इसके पास सर्कुलर मोशन भी है और ये आगे भी बढ़ रहा है, सर्कुलर मोशन भी है और ये आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं भाई? इस मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। ठीक है ना? हेलिकल मोशन का मतलब क्या कि जैसे हमारी स्प्रिंग में हेलिक्स होते हैं ना, हीलिक्स होते हैं, है ना, उसी तरह से उसी से हमारा नाम पड़ गया। ये मोशन कैसा है? हेलिकल मोशन। क्लियर है इतनी बात? तो देखो यहां पर हम क्या जरूरी पॉइंट बताएंगे कि ये रही वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, ये हो गया v cos थीटा और ये हो गया आपका ऊपर हो गया b sin थीटा। b cos थीटा पैरेलल पे कोई फोर्स लगेगा, b sin थीटा के कारण फोर्स लगेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड के हमें इस तरह से ये हम बोलते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मोशन ऑफ चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ में आ पा रही है? चलिए मैं इसमें यहां पे बता सकता हूं कि ये मेरा z एक्सिस हो गई। ठीक है ना? नाउ यहां पर आपको एक जरूरी बात ये देखनी है, यहां पर भी हम रेडियस निकालेंगे, यहां पर भी हम टाइम पीरियड निकालेंगे, यहां पर भी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लेकिन यहां पर कुछ नहीं बदलेगा। एक छोटी सी चीज यहां पर हमें नई इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है ना? ये दो हीलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दो हीलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, हम उस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं भाई? पिच। मैंने इसको नाम दे दिया x। तो दो हीलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, हम उस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। तो पिच भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आपको अभी पता होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग बनाओ रेडियस। ठीक है, अब आप हेडिंग बनाओ रेडियस, कि जब ये सर्कुलर मोशन भी करेगा आगे भी बढ़ेगा, तो एक जो इसका हीलिक्स होगा उसकी देखो एक चक्कर लगाया। ठीक है, ये यहां पे मिलने की जगह ये यहां तक आ गया, तो इसकी रेडियस तो होगी ना कुछ। ठीक है ना? तो बस हमें वही देखनी है। तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका mb अपॉन QB। ये फॉर्मूला हमने बनाया। तो अब ये बताओ मुझे कि कौन सी रेडियस मतलब कौन सी रेडियस हमें लेनी है? गोल गोल कौन सी वाली वेलोसिटी घुमा रही है? किस वेलोसिटी के कारण इसको सर्कुलर मोशन मिला? तो क्या बोलोगे कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी कारण। तो आपने यहां पे परपेंडिकुलर लिख दिया, mb परपेंडिकुलर अपॉन QB। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? mb sin थीटा अपॉन QB, mb sin थीटा अपॉन QB। तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, तो रेडियस के बाद हमने क्या निकाला था? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका फिर से क्या हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कौन सी? तो फिर से लोगे परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, तो चक्कर कौन सी वेलोसिटी लगवा रही है? परपेंडिकुलर वाली। तो टाइम पीरियड का आप यहां पे हेडिंग बना लेना, टाइम पीरियड बना लो, हेडिंग टाइम पीरियड बनाओ। बोला हम नहीं मानेंगे, बनाओ बोले टाइम पीरियड हेडिंग बना ली ना। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r का जो हमने फॉर्मूला बना दिया वो हो गया आपका mv sin थीटा अपॉन QB, mv sin थीटा अपॉन QB। अपॉन में क्या दिया? v परपेंडिकुलर, दैट मींस v sin थीटा। ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा? बोला सर नहीं, देखो इसका इंटू इससे हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमें देखने को क्या मिल रहा है? t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपका अनअफेक्टेड रहेगा, चाहे वो एंगल पर इंक्लाइंड जाए या फिर जो है आपका सीधा 90 डिग्री पे जाए। ठीक, इसके बाद साइक्लोट्रॉन, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी अभी भी वीडियो खत्म नहीं होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल दोगे, इसका उल्टा कर देना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी QB अपॉन 2 पाई m वंस अगेन, QB अपॉन 2 पाई m वंस अगेन। ठीक है ना? तो सिमिलर केस है पिछला वाला, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज और निकालनी है जिसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है ना? दो हीलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है पिच। मान लो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? पिच। ठीक है, तो पिच का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई? पिच का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ध्यान से, पिच इज इक्वल टू आपकी जो वेलोसिटी, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है नहीं होता?
पिच क्या है, पिच दो हीलिक्स के बीच की डिस्टेंस है ना, तो मैंने क्या बोलूंगा इसको, स्पीड इनटू टाइम। क्या बोलूं इसको, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ाने के लिए कौन सा वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का, तो आप बोलोगे v cos थीटा। तो v cos थीटा इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला है 2 पाई m अपॉन क्यूबी, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ गया, ये पिच का फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लें। ठीक है ना, चलिए, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, कमेंट करके बताना मुझे। ठीक, मैं वेट करता हूं आपके कमेंट का कि भाई कम से कम कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करना, आपके कमेंट से दूसरे स्टूडेंट्स को रिव्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको हटा दें, इसको हटा दें, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको देखना है। ठीक है ना, चलिए हटा दें इसको, चलिए जी, चलिए, तो अब हम यहां पर हेडिंग बनाएंगे, बहुत जरूरी हेडिंग बनाओ, मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो यहां पे, लिखो, हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो। बोला सर आप बनाओगे जब ही हम हेडिंग बनाएंगे, जब आप बनाओगे तब ये हेडिंग बनाएंगे। ठीक है भाई, बना लो, आराम से वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हटा दें इसको, हटा दें, चलिए देखो 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 देखो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं करा रहे हो, तो न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। देखो जरा सोचने की कोशिश करो कि अगर मैं एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विद खुशबू देना चाहता हूं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर मुझे न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि सोचो कि अगर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराना चाहता हूं, बेसिक से लेकर अच्छे न्यूमेरिकल्स तक, तो फिर जो है ना, एक जो टाइमिंग होगी ना वीडियो की, कम से कम हर वीडियो की टाइमिंग 1.5 घंटे के अप्रॉक्स, मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में हो जाती है। और बड़ी वीडियोस थोड़ी सी स्टूडेंट को देखने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट देख लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देख पाते। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी एनर्जी बहुत ज्यादा बनी रहे लेक्चर के अंदर, तो फिर जो है ना हम न्यूमेरिकल्स को अलग से करेंगे। जहां पे जरूरत होगी साथ में करने की, वहां पे साथ में भी कर लेंगे। और आप क्या सोचते हो, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है, बता दोगे, ठीक है। तो सर कमेंट की बार बार कहते हो, बड़ा दिमाग खराब होता है हमारा। तो देखो, अब इसमें क्या समझाएं हम आपको, इसमें क्या समझाएं, बस इतना है कि बाकी जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पता चल जाता है वीडियो को देखने से पहले, बस इसीलिए कहते हैं हम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग बना देते हैं, आप इसको लिख दो वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक, इसके साथ साथ आप यहीं पर हेडिंग बना दो मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब देखो, जब कोई चार्ज हमारा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है, तो हमें एक बहुत ही अच्छे डिवाइस की कंस्ट्रक्शन अपने आप मिल जाती है। मतलब आप ये समझ लो कि मेरे पास अगर कोई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, ठीक है, मेरे पास अगर कोई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना यहां पर कोई भी रेडियो एक्टिव डिके हो रही है, क्या हो रही है, यहां पर यहां पर जो है ना किसी न्यूक्लियस से डिके हो रही है। डिके होने का मतलब समझते हो कि यहां से काफी सारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरे पास कोई भी एक सोर्स है, ठीक है, कोई भी एक सोर्स है, उस सोर्स में से काफी सारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक, उन पार्टिकल पे चार्ज सेम है हमने मान लिया। जैसे कि अगर अल्फा पार्टिकल की डिके होगी तो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल जो निकलेंगे वो एक जैसे चार्ज वाले निकलेंगे ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारे पास कोई भी एक सोर्स है, उस सोर्स में से चार्जेस निकल रहे हैं। अब इस सोर्स में से जो चार्जेस निकलेंगे, उन चार्जेस की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है ना। उन चार्जेस की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। कोई चार्ज जो है ना ऐसे जा रहा होगा, कोई चार्ज ऐसे जा रहा होगा, किसी चार्ज की जो वेलोसिटी है वो कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। दैट मीन्स हमें जो है ना अलग अलग वेलोसिटी वाले चार्जेस मिलेंगे। ठीक,
हम चाहते हैं कि हमें जो है ना एक फिक्स वेलोसिटी वाले चार्जेस मिले, सो दैट हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उस एक्सपेरिमेंट को बहुत आसानी से कर पाए। ठीक है, तो देखो हमें जो है ना किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए एक फिक्स वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप जो है ना यहां पर अल्फा पार्टिकल का केस भी कंसीडर कर सकते हो जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और आप जो है ना इलेक्ट्रॉन का केस भी कंसीडर कर सकते हो जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक गन कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लें? एक हमारे पास सोर्स है। क्या? सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ चार्ज, ये हो गया हमारे पास सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें से काफी सारे जो है ना चार्जेस निकल रहे हैं, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे सोर्स ऑफ चार्ज। हम बनाने वाले हैं अभी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बनाने वाले हैं इसको भी देखो, सोर्स ऑफ चार्ज। लेट्स से मैं आपको यहां पे बता दूं कि हमने जो है ना पॉजिटिव चार्ज इसमें कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा कि मेरे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा मेरे पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है। क्या बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन या फिर इनटू द बोर्ड। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ मुझे कि कोई पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, कोई पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर की साइड, ये क्रॉस लगा दिया है। तो ये बताओ इस पे फोर्स कहां लगेगा? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, इसकी वेलोसिटी है ऐसे, तो समझ गए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स लगेगा इस पे ऊपर की साइड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर ऐसी कंडीशन बनने वाली है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे ऊपर की साइड। क्लियर? नाउ अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है नीचे की साइड, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना है नीचे की साइड, अगर लगाना है, ठीक है ना, क्यों लगाना है ये भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड, कब लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की साइड? जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की साइड, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमने निकाला। अब मैं चाहता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स के जस्ट ऑपोजिट लग जाए इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कैसे लगेगा भाई? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगाना है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड कब हो सकती है? देखो अब हो सकती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नीचे की साइड होगी तब ऐसा केस बनेगा। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई। क्या हम इसको अब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं? बोला सर बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो मैंने यहां पर जो है ना दो प्लेट्स लगा दी, यहां पर मैंने दो प्लेट्स लगा दी। इन प्लेट्स का काम क्या है इसको भी एक बार समझ लो। ये चार्ज प्लेट है, कैसी है ये चार्ज प्लेट है, नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज, ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, चलिए भैया नाउ ध्यान से देखो, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें जो पार्टिकल्स मिले वो एक जैसी वेलोसिटी वाले कैसे मिले? एक जैसी वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स मिले। तो अब देखो ये पार्टिकल कैसे मिलेंगे। लेट्स से अब तो मैं यहां पे कंसीडर कर सकता हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज कोई होगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे ऊपर की साइड, और इलेक्ट्रिकल जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नीचे की साइड। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं चलो मैग्नेटिक फील्ड में कि अगर कोई पार्टिकल मेरे पास है जिसकी, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? QVB। कितना लगेगा? QVB। तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी के कम ज्यादा होने से उस पर मैग्नेटिक फोर्स कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कम ज्यादा है तो वेलोसिटी के कम ज्यादा होने से उस पर जो है ना मैग्नेटिक फोर्स भी कम ज्यादा हो सकता है। समझ गए? तो अब यहां से जो है ना अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एंटर किया, ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर किया। अब मान लो ये पार्टिकल जो है यहां से आया, अब इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी जिसके कारण इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा ऊपर की साइड। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा नीचे की साइड। लेकिन हुआ यूं कि इस पे जो है ना अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता है, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगा, समझो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? F = QE।
ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन से पाया कि यहां पर जो है QVB अगर ज्यादा लग गया तो जो है मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगा, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा लगा। हमने माना कि अगर देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, तो इस पार्टिकल ये जब जैसे ही इस रीजन में एंटर करेगा, इस रीजन में इस पे दोनों फोर्स लगेंगे। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ तो ये पार्टिकल ऊपर चला गया, ठीक है। अगर इस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से और ज्यादा हुआ तो ये पार्टिकल और ऊपर चला गया। इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल आया, अगर उस पे जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगा, अगर उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगा, उसकी कंपैरिजन में मैग्नेटिक फोर्स कम हुआ तो ये पार्टिकल नीचे चला जाएगा, ये पार्टिकल नीचे चला जाएगा। अब हमने देखा कि अगर हम ऐसी सिचुएशन बना दें, अगर ऐसी सिचुएशन इसमें बन जाए, क्योंकि इसमें से जो है ना अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल निकल रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल निकल रहे हैं, तो अगर जिन पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे पास हो जाएंगे, वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मान लो ये जो पार्टिकल यहां से निकला, इसके ऊपर जो है ना मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वेलोसिटी है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हुई, जिसके कारण से इस पे लगा नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो लगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि किसी पार्टिकल पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो वो पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा था उसी वेलोसिटी के साथ आता रहता है। तो फिर यहां पर हमें जो है ना एक जैसी वेलोसिटी वाले पार्टिकल तो मिलते ही हैं, साथ में कांस्टेंट वेलोसिटी और हम अचीव करा देते हैं, बिकॉज उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो यहां से हमें जो है जो भी पार्टिकल मिलेगा जो इस रीजन से बाहर आएगा, हम उसको बोलेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक फिक्स वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी जो होगी वो एक फिक्स वेलोसिटी होगी। तो जो अगर मान लो मुझे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे मिल रहा है तो उसकी वेलोसिटी फिक्स है, ठीक है। अब देखो यहां से तो हम क्या करते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। क्यों? हम एक वेलोसिटी को फिक्स कर सकते हैं। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये हम डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा इस पे जो है ना फिक्स वेलोसिटी वाले पार्टिकल हमें कब मिलेंगे, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है QVB और इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है आपका एक चार्ज पर QE, ठीक है। सिंस चार्जेस सेम है तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बचेगा हमारे पास वो हो जाएगा E/B। जरा सोच के देखो कि ये जो रेशियो निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकल के आ गया, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे वेलोसिटी को फिक्स करना है, अगर मुझे वेलोसिटी को डिसाइड करना है, वेलोसिटी को सिलेक्ट करना है, तो मैं अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज कर सकता हूं, अपने हिसाब से इस रेशियो में चेंज कर सकता हूं। तो अब इस गन से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी मेरे हाथ में, इस रेशियो को चेंज करूंगा और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वेलोसिटी सिलेक्टर, बिकॉज वी कैन सिलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यूजिंग दिस रेशियो, ठीक है। तो ये हुआ आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का केस। और ये जो हमारा सिस्टम है, हम इस सिस्टम को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है ना, वेलोसिटी सिलेक्टर हम इसको बोलते हैं। अब देखो इतनी कहानी हो गई, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं। आपको बस एक काम करना है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो इस वीडियो को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारी भी ग्रोथ जल्दी हो पाए और थोड़ा सा बहुत ज्यादा और पढ़ाने में मजा आ पाए, ठीक है ना। अभी बहुत मजा आ रहा है, बाद में और ज्यादा आएगा। तो बस अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इस वीडियो को अभी व्हाट्सएप पर कॉपी करो, पेस्ट करो, शेयर कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ कराएंगे, आपको बता चुका हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।